आता है तो मैं 8:30 बजे मैं घर पहुंचता हूँ, और उसके बाद बस मतलब 15 मिनट होते हैं जो कुछ करके क्लास ज्वाइन करने का। तो इस ऑफिस मीन कैसे मतलब जाते हैं इसमें आप? बहुत, ऑफिस में गाड़ी में। गाड़ी में जाते हैं, खुद ड्राइव करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, चलिए ठीक है। जी, और कौन बताएगा? उरूसा, क्या अपडेट है? आमना यासीन, क्या अपडेट है? अच्छा जी। अनम, अनम ताज। वो सब खामोश है। अच्छा जी। आई थिंक सर कॉल पे ऑनलाइन होके कहीं मसरूफ हो गए, अपने काम से बिजी हो गए सर। लेकिन उसका फायदा क्या है, मतलब अटेंडेंस लगाने हैं खाली? बिल्कुल सर, आपको रिस्पॉन्स तो देना चाहिए। आप नाम ले रहे हैं सबके, तो इसका मतलब है वो कहीं बिजी है। जी, चलिए और थोड़े चेक कर लेते हैं। जवाद जाहिद, आप सुन रहे हैं? जी, उर्सा कह रही है कि हेलो, अस्सलाम वो वालेकुम सर। वेबसाइट में काम कर रही हैं। जी वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं वेबसाइट पे काम कर रही हूँ एक ब्लॉग्स की। अच्छा, सोशल मीडिया चैनल्स के हवाले से क्या अपडेट है? उसको अपडेट नहीं रखनी? नहीं, वो अपडेट नहीं है अभी। ठीक है, मैं लिंक सेंड कर देती हूँ आपको सर। ओके। वालेकुम सलाम जी। किरण नाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर फेसबुक एड्स में चला रहा था तो उस हवाले से कुछ पूछना था। तो सर एक सवाल था। एंड में पूछिएगा फरहान, एंड में जब Q&A करेंगे ना तब। ठीक है सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप किस चीज़ का पूछ रहे थे? मैंने अभी ज्वाइन करी है क्लास। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो हमने सोशल मीडिया चैनल्स बनाए थे अपने, आई थिंक दूसरे या तीसरे सेशन में ही मैंने आपको कहा था कि फेसबुक, जी ट्विटर, जी इंस्टाग्राम सब पे अपने अपने प्रोफाइल्स बनानी है। जी जी वो सब सर, आपने बना बस तो ली थी, ट्विटर। लेकिन अब 2 महीने हो गए, तो अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या अपडेट है उसमें 2 महीने में सोफा। जी सर, मैंने जो है अपना, मैं बताना चाहूँगी, मैंने लिंक्डइन वगैरह पे सब पे प्रोफाइल अपडेट कर दी है, फ्रीलांस पे भी और फाइवर वगैरह, और जो है अपवर्क पे भी सारी जो जितनी उन्होंने डिटेल्स मांगी थी सब अपडेट कर दिए। बाकी जो लिंक्डइन पे जो वो मुझसे, मतलब मुझे पता चलता है कि मेरी जॉब के हवाले से वो मुझसे मेरी सीवी जो अप्रोच करते हैं या देखते हैं, तो जो है ना वहाँ पे मैं उनको अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है। और सर आपसे एक बात पूछना चाहिए थी। मैंने लिंक्डइन पे जो ना जो मतलब सब्जेक्ट है वो फ्रीलांसर के हवाले से लिखा हुआ है, तो सर उसको जो है मैं कैसे वो करूँ? मतलब उसको मैं चेंज कर दूं या फिर फ्रीलांसर के हवाले से वो सही है? देखिए, फ्रीलांसर के हवाले से वो तो ऑप्शन दिया हुआ है लिंक्डइन में कि आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं दैट यू आर ओपन फॉर वर्क एंड ओपन फॉर प्रोजेक्ट्स। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है आपकी उसमें फ्रीलांसर एक एंड में आप पॉइंट डाल सकते हैं, बट एक्चुअली में आपने अपना काम एक्सप्लेन करना है कि आप करती क्या हैं। अच्छा। और सर उसमें वो अभी वो ऊपर हमारे जो सीवी वो इंटरमीडिएट पे अभी शायद वो मतलब सीवी है या पता नहीं जो भी डिटेल्स हैं वो उसका भी इंटरमीडिएट लेवल पे शायद वो कर रहे हैं, बता रहे हैं। जी सर। ठीक है। क्योंकि ज्यादातर मैंने जो अप्लाई करे वो सर लिंक्डइन पर ही करे अब तक, क्योंकि बाकी उस पे तो नहीं वो हुआ। जो सोशल मीडिया के जैसे फाइवर है, अपवर्क है, और मैंने तो ग्रुप पे भी बनाई थी सर, ग्रुप पे भी मैंने अपडेट कर दिया उसमें ये। और बस हाँ सर, ट्विटर पे नहीं बना सकी क्योंकि मुझे उसमें ट्विटर के अकाउंट में प्रॉब्लम आई थी। मैं मैडम का वेट कर रही थी, मैडम हमें बताएंगी, तो मैंने कहा वो उस पे बना लूंगी। और गूगल माय बिजनेस से भी सर मेरा काम चल रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रही है ट्विटर में? सर उसमें मुझे ये प्रॉब्लम आई थी जब मैंने वहां पर मतलब करा ओपन अकाउंट, मतलब क्रिएट अकाउंट करी थी, तो वहां पर प्रॉब्लम आ रही थी। फिर उसके बाद जो है ना मैंने 2-3 दफा ट्राई करा, फिर मैंने छोड़ दिया सर। ठीक है। हाँ अच्छा जी। सर एक चीज पूछनी थी। जी। सर मेरा ट्विटर पे अकाउंट पहले से बना हुआ है,
लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि मैं तमाम सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जो है वो तस्वीरें लगाता हूँ, लेकिन जो मैंने पिक्चर्स ट्विटर पे लगाई है ना वो मेरे गूगल सर्चिंग में भी शो होती है, मतलब वो पब्लिक है, कोई भी मेरा नाम लिख के सर्च करेगा तस्वीर आ जाती है मेरी। ठीक है, तो तो मकसद कोई प्रॉब्लम ऐसी ये कोई है कि वो कोई आपने पब्लिक पोस्ट की हुई है या आपने प्राइवेट पोस्ट की हुई है वो सारी? मैंने ट्विटर पे की है पोस्ट, नॉर्मली जैसे पब्लिक की है ट्वीट ना? करते हैं सर ऐसे। हाँ, तो ट्विटर तो पोस्ट तो पब्लिक होती है ना, सही। तो जो पब्लिक स्टफ है वो तो अच्छी बात है कि आप गूगल सर्च पे नजर आ रहे हैं, तो दैट मीन्स के आपकी जो है ना रीच अच्छी है और आपकी एसईओ अच्छी हुई नहीं है। सर इतने फॉलोवर्स हैं नहीं मेरे, ये तो मैंने खुद एक दफा डजेंट चेक मैटर, करा था। हाँ फॉलोअर्स का इशू नहीं होता, इट्स जस्ट कि आपको जो है ना अच्छी जो है ना लेवरेज मिल रही है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ ना अपना नाम, जी ठीक है, तो फ्रंट पे तो मुझे कहीं नजर नहीं आता कोई वो है नोहा ख्वां है या नात ख्वां है, मीर हसन मीर करके, तो जी। उन्होंने भरा हुआ है पूरे गूगल को। ठीक है, जी सर, नोआ खान है वो। हाँ सही है। उसके बाद अगर मैं इमेजेस भी देखता हूँ तो इमेजेस में भी कहीं दूर दूर तक जो है ना मेरी तस्वीर नजर नहीं आती। उसकी वजह है कि मैंने कभी एसईओ पे काम नहीं किया। लेकिन जब मैंने अपना फेसबुक बनाया था ना इनिशियली, तो मैंने अपना नाम रखा था ETC, फिर उसके बाद HASAAN। ठीक है, वो ETC जो था वो ETCH बेसिकली मैंने H ही लिखा था, और उसके बाद आगे ASAAN। अगर आप उसको करके सर्च करते हैं ना तो आपको मेरी प्रोफाइल भी मिल जाती है, आपको मेरा यूट्यूब चैनल भी मिल जाता है, आपको मेरा लिंक्डइन भी मिल जाता है, इवन ट्विटर भी आपको यहाँ पे मेरा नज़र आ रहा है। इमेजेस पे आप जाएंगे तो आपको मेरी सारी जितनी मेरी पुरानी इमेजेस हैं और जितनी पुराने करतूत है ना मेरे यूट्यूब वगैरह के, वो सब आपको नज़र आ जाते हैं। वो देखो छत्ते घटनी। सो दैट मीन्स लेकिन कि सर मुझे आप लिंक्डइन पे नहीं मिल रहे, बल्कि मिस नौरीन तो मिल गई, मैंने उनको कनेक्ट भी करा, उनको मैसेज भी भेजा था कि मैंने उनको कनेक्ट करा तो वो मेरी प्रोफाइल चेक कर लें कि मतलब सेम इसी तरह बननी है कि नहीं। उनको उनका रिप्लाई भी आया था, उन्होंने शायद चेक भी कर ली मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल। सही वहां पे है। मेरा काम चल रहा है, मैं लोगों की आपने कहा था डिटेल्स देखकर उनको कनेक्ट करेंगे, तो मैं यही कर रहा हूँ लिंक्डइन पे। ठीक है, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल मैं भेज भी देता हूँ, वैसे सेम नाम से ही है। अच्छा सही। जी, उरूसा कुछ कहना है आपको? जी सर, मैं कह रही थी कि आप जरा ये जरा वेबसाइट चेक करना बता दें। हाँ मैंने और चेक ब्लॉग्स की भी है, देख रहे हैं। अच्छी है। कुछ थोड़े से इश्यूज हैं लोड टाइम को लेके, बाकी ये है कि आपने जितने आर्टिकल्स अपलोड किए हैं वो सारे 1 मिनट अगो शो हो रहे हैं। तो क्या वो आपने वाकई अभी अभी पोस्ट किए हैं या उसके बस टाइम ही वन नो मिनट सर, अपलोड के? नो सर, कुछ खराबी आ गई थी वेबसाइट को ठीक करने के लिए, इसलिए हट गए थे सारे पोस्ट, अब दोबारा उसको अपडेट किया। ठीक है जी। फरहान क्या कह रहे हैं आप? सर लिंक्डइन का प्रोफाइल मैं आज बना रहा था, हम्म। तो उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि एक छोटा सा बिजनेस सेटअप में रन करता हूँ, तो उसका मैं पहले ही लिंक्डइन प्रोफाइल बना चुका हूँ उस बिजनेस का। तो अब मैं अपनी प्रोफाइल में ये शो करवाना चाहता हूँ कि मैं उस बिजनेस का मैनेजर हूँ। हम्म। मगर जब मैं उसको जहाँ पे वो कॉलम देता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, जी, तो वहाँ पे मैं सर्च कर रहा था, तो वहाँ पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं हो रही थी। तो सर उसकी क्या रीज़न है, उसको कैसे सॉल्व करें? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉयज कितने शो हो रहे हैं? सर एम्प्लॉयज जो उसमें लिंक्डइन ने मुझसे पूछे थे, मैंने 1 से 10 के दरमियान में रखे थे। ठीक है, अच्छा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? सर ये ST एकेडमी नाम है। ST एकेडमी। जी। एक मिनट मैं चेक करता हूँ। तो आप जब इसको ऐड करना चाह रहे हैं, हाँ हम ST एकेडमी। अच्छा जी, तो एक तो ST की वजह से, क्योंकि वो ज्यादातर सेंट करके जितने भी कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट हैं वो आ जाते हैं, उनकी भी इनिशियल ST के ही होते हैं। जी सर। ठीक है, और उसमें अगेन इशू ये भी होता है कि क्योंकि कंपनी मैं रिलेटिवली दोबारा गर्म स्मॉल है, करके लाती हूँ। ठीक है सर। रिलेटिवली कंपनी क्योंकि स्मॉल है, तो अगेन वो इसी वजह से जो है ना वो स्क्रीन उसमें सॉरी सर्च में नज़र नहीं आती है। लेकिन अगर मैं एक मिनट सर्च करके देखता हूँ ST एकेडमी, ST एकेडमी, अच्छा जी।
ये वाली नहीं, ये तो कोई और है। ST Academy ये आ रही है जो कि लग नहीं रही। चलो इसको फिर मजीद हम फिल्टर भी कर सकते हैं ना सर्च को। आपने कहा जी जी मैं सर। कंपनीज को ढूंढ रहा हूँ, कंपनीज भी जो है मेरी। अब मैं उसको अगर सर्च करूँ कि पाकिस्तान में ही है, जी जी सर। ठीक है मैंने पाकिस्तान सर्च कर लिया। अब बोलता हूँ शो रिजल्ट्स, अच्छा नहीं शो ही नहीं हो रही वो पाकिस्तान में ST Academy। तो आपने कोई और देखना मसला पड़ेगा होगा। कि हाँ गाड़ी आपने मेरे ऊपर चढ़ा दी बेटा। पब्लिशिंग के हवाले से। ओके जी, अच्छा तो खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आपने अपने सोशल मीडिया के चैनल्स को अपडेट नहीं किया है तो उनको कर लें और उसको एक रेगुलर प्रैक्टिस बना लें। हार्डली दिन के 10-15 मिनट लगेंगे, लेकिन कोशिश करें आप कुछ ना कुछ कंटेंट रेगुलरली अपडेट करते रहें। आपको नहीं अंदाजा हो रहा होता लेकिन विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स आपकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि फिर आप अक्सर सर्चेज में भी नज़र आ रहे होते हैं। फिर जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स की तरफ से, चाहे वो ब्लू टिक हो जाए, चाहे वो आपकी जो है ना रीच इंक्रीज होना हो जाए, वो सब आपको इसी वजह से मिलती है कि आपकी प्रोफाइल एक्टिव होती है और आपकी प्रोफाइल जो है ना कंसिस्टेंट होती है। कंटेंट हर सोशल प्लेटफॉर्म का एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके का कंटेंट होता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक उसमें ना एक बड़ी अच्छी सी एक इमेज आती है जो सारी चीजें एक्सप्लेन मैं करती है कि रोटी गर्म किस करके तरह आपको का कबाब कंटेंट। करके दे दूंगी। आलू वाली खानी है नीचे। अच्छा नीचे उसमें बेसिकली होता है ये कि कौन सा कंटेंट जो है ना किस सोशल मीडिया के लिए बेहतर है। अभी मिल नहीं रही, चैनल मिलती है तो मैं बताता हूँ। अच्छा इस इमेज को देख सकते हैं। एक इमेज भेजी है वो आप लोग देख लें। अदर देन दैट मैं आप बोले तो उसको शेयर भी कर देता हूँ। ओके सो बेसिकली फेसबुक पे आप वीडियोस एंड क्यूरेटेड कंटेंट बना सकते हैं। क्यूरेटेड कंटेंट क्या होता है कि जो कंटेंट आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ या पर्सनली आपने उसको एडिट किया हो या बनाया हुआ हो, ठीक है। दैट इज बेसिकली टारगेटेड टू यू या इट्स योर ओपिनियन बेसिकली। इंस्टाग्राम पे हाई रेजोल्यूशन फोटोज, कोट्स एंड स्टोरीज ज़्यादा चलती हैं। ट्विटर पे न्यूज़, ब्लॉग पोस्ट, लाइव पोस्ट फ्रॉम इवेंट्स एंड जिफ्स चलती हैं। यूट्यूब पे इंफॉर्मेटिव, एंटरटेनिंग एंड एजुकेशनल वीडियोस। लिंक्डइन पे जॉब्स, कंपनी न्यूज़, प्रोफेशनल कंटेंट। पिंटरेस्ट पे इंफोग्राफिक्स, स्टेप बाय स्टेप फोटो गाइड्स। और गूगल बिजनेस पे, गूगल प्लस या गूगल बिजनेस कहने पे ब्लॉग पोस्ट दैट यू वांट टू रैंक ऑन गूगल। तो ये तो अभी चले ऑब्सलीट हुआ है, हम बाकी चैनल्स को लेके चल सकते हैं। ठीक है जी, तो आपने करना ये है कि दिन की कोशिश करें। अच्छा प्रॉब्लम मुझे भी इस तरह की आती है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कि यार किस तरह से करें चीज़ों को, और बड़ी परेशानी भी होती थी मुझे कि हाउ कैन आई कंप्लीट ऑल द टास्क जो दिन में आते हैं। और मोर और लेस होता ये था कि उनकी टेंशन लेते लेते मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कोशिश ये की कि मैंने ना अलार्म लगाने शुरू कर दिए कि हर दिन सुबह फॉर एग्जांपल जब भी मैं उठूँगा उसके बाद मुझे पता है कि मैं थोड़ा जो है ना बड़ा एक रिलैक्स मूड से उठता हूँ। तो मैं जो मेरे उठने का टाइम है उससे आधे घंटे पहले का अलार्म लगा देता हूँ कि उठने के बाद मुझे पता है मैं आधा घंटा जो है ना सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, या जस्ट एक वो नींद से उठ के और बिस्तर से उठने में मुझे आधा घंटा लग जाता है।
तो मैंने उसके ब्रेकअप्स बनाए हुए हैं कि ठीक है आधे घंटे बाद मैं उठ जाऊंगा। उठने के बाद भी मैंने कोशिश की हुई है कि हर चीज़ का ना एक रिमाइंडर लगा दूं डेली, कि अच्छा अब ये टाइम हो गया है तो अब सब काम छोड़ के मुझे एक स्पेसिफिक टास्क ही करना है। तो उससे क्या होता है, एक तो चीज़ें आपकी बड़ी सॉर्टेड रहती हैं। मैं अक्सर चीज़ें ना मैं सोचता था कि यार स्कूल में हमें इतना डिसिप्लिन सिखाते हैं और आगे चल के तो हमें कोई ऐसा जो है ना डिसिप्लिन से फ़ायदा नहीं होता, या रिलीजियस एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये होता था कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि आप जो है ना हर रोज़ रेगुलर 5 दफ़ा एक ही स्पेसिफिक टाइम पे नमाज़ पढ़ें। मतलब मुझे ये रेगुलैरिटी या मुझे जो है ना ये चीज़ समझ नहीं आती थी कि आप इतने रूटीन वाइज़ कैसे हो सकते हैं या इतने रोबोटिक कैसे हो सकते हैं। ये तो चीज़ कोई मशीन कर सकती है, इंसान नहीं कर सकते कि इतने स्पेसिफिक हो जाए टाइम को लेके। तो काफ़ी हद तक इसी कशमकश में रहा, लेकिन उसमें फिर होता ये था कि वो चीज़ें सॉल्व ही नहीं होती थी। वो प्रॉब्लम्स या तो बहुत डिले होती थी या मुझे बड़ी परेशानी होती थी कि मुझे रातों को 3-3 4-4 बजे तक जाग के उनको कंप्लीट करना पड़ता था। अब मैंने स्पेसिफिक टाइम्स बना दिए कि जी ये मेरा वर्क टाइम है, ये मेरा जो है ना लेजर टाइम है, ये मेरा फैमिली टाइम है, और उनके भी बीच में स्पेसिफिक चीज़ें हैं कि अच्छा इस टाइम से इस टाइम तक मुझे ये करना है। कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आपने आधा 1 घंटा निकालना है सिर्फ़, और अपने अलार्म वाली एप्लीकेशन पे ना बहुत सारे अलार्म्स लगा दें कि जी मैं सुबह उठ के, फॉर एग्ज़ाम्पल डिपेंड आपकी अपनी लाइफ़स्टाइल किस तरह की है, आपको अगर यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होना है, तो कोशिश करें थोड़ा आधा घंटा जल्दी उठ जाएँ। पोस्ट सारी शेड्यूल हो सकती हैं कि आप दिन में किसी भी टाइम शेड्यूल करना चाहें आप कर सकते हैं। नहीं तो कुछ नहीं, आप कंटेंट जमा करके रख लें, जहाँ आपको टाइम मिले, लंच ब्रेक मिलता है आपको, आप घर आते हैं, घर आके थोड़ी देर अगर बेड पे रिलैक्स करते हैं, आप उस टाइम पोस्ट कर दें। लेकिन कंटेंट बनाते रहें, कुछ ना कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, सोच के रख लें कि अच्छा ये चीज़ मैं लिखूँगा, ये चीज़ मैं करूँगा। उससे होता ये है कि आपकी जो है ना आपका पैटर्न बन जाता है, और उस पैटर्न से फिर वो आपकी आदत बन जाती है। आगे चल के फिर आपको अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद जो है ना आपकी एक इंट्यूशन बन जाएगी कि अच्छा अब मुझे यही चीज़ करनी है। फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल को आपने फ्रेंडली रखना है, और आपने साथ में अपने काम से ओरिएंटेड भी चीज़ें पब्लिश करनी है। लिंक्डइन एज़ यू नो स्पेसिफिक टू कॉर्पोरेट्स, स्पेसिफिक टू योर वर्क। उससे रिलेटेड बातें करें, लोगों की पोस्ट पे कमेंट करें, कोई पोस्ट अच्छी लगती है उसको शेयर करें, एंड इट वोंट टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, टू बी रियली ऑनेस्ट। आप 15 मिनट नहीं, अगर आपको बहुत ज़्यादा एंगेज करना है तो आप आधा घंटा या 1 घंटा अगर दिन का निकाल लेना, तो यू कैन बी वेरी एक्टिव ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स, और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इससे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सेकंड चीज़, फिर इंस्टाग्राम पे अगेन आप पिक्चर्स वगैरह लेके रख लें, जो भी आपकी जर्नी है, जो भी आपकी लाइफ़स्टाइल है, नहीं है, आप नॉर्मल इमेजेस पे कुछ भी, जो टेक्स्ट आपने फेसबुक पे लिखा है या ट्विटर पे लिखा है, उसी को इमेज फॉर्म में बना के, कैनवा आप सबको आता है, आप उसको इंस्टाग्राम पे भी डाल दें। बट कीप ऑन पोस्टिंग, कीप ऑन इंटरैक्टिंग विद पीपल। उससे एक तो फ़ायदा ये आपकी पर्सनल ब्रांड डेवलपमेंट तो हो ही रही होगी। दूसरा ये है कि जो मैं ट्विटर ट्रेंडिंग की हम लोगों ने बात की थी, कि उसके लिए वी नीड टू प्रिपेयर अ टीम, जो कि ट्विटर पे इतनी एक्टिव हो कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है कि जी मुझे ट्विटर के हैशटैग ट्रेंडिंग करनी है, तो मेरे पास मेरी अपनी टीम होनी चाहिए। मैं क्यों किसी और वेंडर को पैसे दे के उससे काम कराता हूँ, जबकि मुझे पता है उसके पास भी 20-25 सिर्फ लड़के-लड़कियाँ हैं जिनके ट्विटर पे 500 भी नहीं 100-200 फॉलोअर्स हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज़ दे ऑल आर ट्वीटिंग एट द सेम टाइम फॉर अ स्पेसिफिक हैशटैग, तो वो ट्रेंड कर जाता है। तो वो पैसे उनको क्यों दे रहा हूँ मैं, अपनी टीम को या अपनी जो एक कम्युनिटी है उसको क्यों नहीं मैं ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूँ। लेकिन अगर आप लोग रेडी नहीं होंगे तो इट वोंट वर्क। सेम चीज़ मेरे पास तकरीबन डेली बेसिस पे क्वेरीज आती हैं ब्लॉगर्स की, इन्फ्लुएंसर्स की, जो कि इंस्टाग्राम पे प्रमोट करना चाहते हैं चीज़ों को। लेकिन उनकी डिमांड ये होती है कि कम से कम 500 फॉलोअर्स होने चाहिए इंस्टाग्राम पे। मतलब 500 फॉलोअर्स इज़ नॉट अ बिग डील। आप सब अभी आपस में एक-दूसरे को फॉलो करें तो सबके 100 फॉलोअर्स तो ऐसे ही हो गए। फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं, अपने यूनिवर्सिटी सर्कल में बोलते हैं, तो आपके ऑटोमेटिकली ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? सो आप आपस में इंटरैक्ट करें, आपस में ही ग्रो करेंगे तो मुझे मौका मिलेगा आपकी वो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को कलेक्टिव जोड़ के एक बिगर पंच देने का इन द मार्केट। कि मैं बोल सकता हूँ फॉर एग्जांपल जी, मैं मुझे पता हो कि आप सबके पास 500 फॉलोअर्स हैं, तो कलेक्टिवली 500 इंटू 100 कितने हो गए? 50,000। 50,000 फॉलोअर्स, मैं क्लाइंट को बोल सकता हूँ जी मेरे पास कलेक्टिवली 50,000 फॉलोअर्स का डेटा है, तो आप मुझे अपना काम मुझे पिच करें।
फिर आप ही में से मुझे हो सकता है कोई व्लॉगर मिल जाए, आप ही में से मुझे कोई ऐसा जो है ना वीडियो एडिटर मिल जाए जो मेरे सारे उस पूरी कैंपेन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम लोग इंटरनली। ठीक है, सो उसके लिए आई वांट यू कि आपका ट्विटर, इंस्टाग्राम तो अपडेट होना ही चाहिए। ठीक है, साथ में अगर आप फेसबुक भी कर लेते हैं, वेल एंड गुड। कोई अपना आपने पेज बनाया हुआ पर्सनल, उसको चला सकते हैं, वेल एंड गुड। तो उसके लिए होगा क्या कि आप हमेशा अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है जी, चलिए गुड है। ओके, दूसरा ये कि जब आप रेगुलर कंटेंट पब्लिश कर रहे होंगे ना, तो अगर कोई, मैं किसी भी क्लाइंट को बोलता हूँ कि जी ये मेरे सारे लिस्ट है ब्लॉगर्स की, वो जब आपकी प्रोफाइल देखेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ दे आर पोस्टिंग रेगुलरली, और कुछ नहीं तो एक्टिव तो अकाउंट लगेंगे, कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि यार बस ये उसके लिए जो है ना फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट एक 500 फॉलोअर्स बैठे हुए हैं जो कि ना एंगेज करते हैं ना एक्टिव होते हैं। तो उसके लिए आपने अपनी सोशल मीडिया को एक्टिव करें, उसको जो है ना रेडी रखें, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सो यू नीड टू बी अवेलेबल। ठीक है जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कल हम डिस्कस किया था ब्लॉगिंग एंड एसईओ की बेसिक्स। ब्लॉगिंग हमें पता है क्या चीज़ होती है, एसईओ का हमें थोड़ा सा आइडिया है कि किस तरह से हम अपनी सर्च इंजन रैंकिंग पे अपने कंटेंट को, अपनी वेबसाइट के एक पर्टिकुलर पेज को टॉप पे लाने की कोशिश करते हैं। अब एसईओ की भी जो है ना मल्टीपल टाइप्स होती हैं, जिसमें एक आती है ऑन पेज एसईओ, एक आती है ऑफ पेज एसईओ, एक और टर्म भी आती है टेक्निकल एसईओ की एज वेल। तीनों चीजें इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं एक एक लाइन की इनकी डेफिनेशन बताऊं, तो ऑन पेज, जो नाम खुद कह रहे हैं कि ऑन पेज, पेज के ऊपर जितनी भी चीजें होती हैं, यहाँ पे पेज से मुराद आपकी वेबसाइट है। तो जो भी चीजें, एक्टिविटीज आप अपनी पोस्ट पे कर रहे हो, अपनी वेबसाइट पे कर रहे होते हैं, ठीक है, in terms of content posting, in terms of images posting, in terms of your load time of the website, in terms of your bounce back rate, जो भी चीजें आपकी वेबसाइट पे डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर इफेक्ट हो रही होती हैं, वो सब ऑन पेज के ब्रैकेट में आती हैं। मेनली इसमें आपका कंटेंट होता है, व्हाट यू आर राइटिंग एंड हाउ यू आर राइटिंग। इसके साथ इसकी इमेजेस आ जाती हैं कि आपने जो इमेजेस अपलोड की हैं वो किस तरह की हैं, किस फॉर्मेट में है, ठीक है, उनकी वेबसाइट का उसका साइज कितना है बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा जो आपके टाइटल्स हो गए, टाइटल टैग्स हो गए, मेटा डिस्क्रिप्शंस, फिर हेडिंग्स, फिर उसके बाद आप इमेजेस के पीछे जो ऑल्ट टैग्स डालते हैं जो, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट होता है। कीवर्ड्स आप क्या यूज़ कर रहे हैं अपने कंटेंट में, वो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। फिर उसके बाद आपकी पूरी ओवरऑल जो आर्टिकल आपने लिखा है वो कितना अट्रैक्टिव है या कितना लेस ऑफ एरर्स है। फिर उसके बाद मैटर करती है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी है, आपने जो थीम परचेज की है वो हैवी तो नहीं है, वो लोड टाइम ज़्यादा तो नहीं लेती, एक यूज़र को कितने सेकंड वेट करना पड़ता है आपकी वेबसाइट को लोड करने के लिए। फिर आपकी वेबसाइट में इंटरनल लिंकिंग कितनी हुई हुई है, कि आपने अपनी ही वेबसाइट में ऐसी क्या स्ट्रेटजीज लगाई हैं कि कोई अगर आपकी वेबसाइट पे आ जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे आपकी वेबसाइट के ऊपर। उसके लिए आपने उसको एक आर्टिकल पढ़ा दिया, एक आर्टिकल से अब आप उसको फ़ौरन दूसरे पे भेजें, फ़ौरन दूसरे पे भेजें। वो अगर एक स्पेसिफिक टॉपिक सर्च कर रहे हैं तो उस टॉपिक के बारे में सिर्फ एक आर्टिकल में उतना ही बताएं, लेकिन नीचे लिख दें कि टू नो मोर अबाउट, लेट्स से अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, आपने आर्टिकल लिखा बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और नीचे जाके आप लिख दें कि टू नो मोर अबाउट डिजिटल मार्केटिंग यू मस्ट फर्स्ट नो अबाउट, लेट्स से, वेबसाइट डिजाइनिंग, या यू शुड आल्सो नो अबाउट एसईओ, ताकि वो आर्टिकल्स भी जा जाके पढ़ना शुरू हो जाए। फिर एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें आता है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस का, क्योंकि आजकल 80 to 90% डेटा जो है वो मोबाइल पे ही देखा जाता है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट जो है वो कितनी रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो चीज़ें हैं ना, ये ऑन पेज एसईओ की डेफिनेशन में आती हैं। ठीक है, इसकी पीपीटी देख लेते हैं।
Okay जी, on page SEO. On page SEO, also called on-site SEO, is the practice of optimizing web pages to rank higher in search engines. Search engine क्या होता है जी? Google, और भी होते हैं, लेकिन हमारे लिए अभी Google ही टॉप सर्च इंजन होता है. It includes optimizations to visible content and the HTML source code. ठीक है, इसमें आपने क्या करना होता है जी? आपका जितना भी विजिबल कंटेंट है आपकी वेबसाइट पे, उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, और जो आपका सोर्स कोड है, ठीक है, जो पीछे आपकी वेबसाइट पे कोड चल रहा होता है, उसको भी आपने लाइट करना होता है, मतलब ऑप्टिमाइज करना पड़ता है कि कहीं एक ही कोड आपने 10-10 जगह सेव किया हुआ है जिसका काम है भी नहीं, तो उससे भी आपकी वेबसाइट हैवी हो जाती है. कंटेंट इज किंग ऑन पेज एसईओ. तो आपने ख्याल रखना है कि जो भी कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, दैट इज नथिंग लेस ऑफ अ किंग. आप हर चीज सोच समझ के लिखेंगे. द कंटेंट शुड बी एडिंग वैल्यू, e.g. engaging content that meet users need. ठीक है जी, content plays most crucial part in convincing Google search engines to rank a website. तो जितना relevant, जितना engaging आपका content होगा, उतना ही ज़्यादा वो देखा जाएगा, उतना ज़्यादा वो पढ़ा जाएगा, उतना ज़्यादा लोग उस पर comments करेंगे, उतना ज़्यादा वो share होगा, और उतना ही ज़्यादा Google को पता चलेगा कि अच्छा this thing is जो देखी जा रही है, सुनी जा रही है आज के टाइम में, तो इसकी रैंकिंग को बढ़ाया जाए. Your content should be problem solving. ऑब्वियसली अगर कोई सर्च इंजन पे कुछ ढूंढ रहा है तो उसको एक प्रॉब्लम है जिसका वो सोल्यूशन ढूंढ रहा है, तो योर कंटेंट शुड सॉल्व द प्रॉब्लम. वरना बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी हैं जो कि उसी प्रॉब्लम को बस डिस्कस करते हैं लेकिन सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते. तो ऐसे आर्टिकल्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है. ऐसे आर्टिकल्स के कमेंट्स में भी यूजर उसको कॉल आउट करते हैं कि दिस इज नॉट सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम. स्लाइड नहीं चेंज हो रही, गिव मी अ मिनट. जी अब हो गई. जी Yes, सर, sir, हो अब गई. हो गया. Okay. So first point है value added content, engaging content. Second was problem solving. Third is unique. Obviously it should not be a copy of any content. आपने कोशिश करनी है कि देखिए जिस तरह से बात की जाती है ना, हमारे हाथ की लकीरें डिफरेंट हैं, और अगर आप मैं अभी आप सबको पूरी क्लास को बोलूँ ना कि आपने एक टॉपिक के बारे में लिखना है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप सबका आर्टिकल एक जैसा हो जाए अनटिल अनलेस किसी ने किसी को कॉपी ना किया, क्योंकि आप सबका माइंडसेट बिल्कुल अलग उसमें अप्रोच करते हैं. हो सकता है कुछ लाइंस मैच कर जाएं, और वो भी ऐसी मैच नहीं करेंगी कि बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाए, क्योंकि इस तरह से हमारा ब्रेन काम ही नहीं करता. तो यूनिकनेस उसी वक्त आती है जब आप खुद जो है ना उसको लिखने बैठते हैं या उसको टाइप करने बैठते हैं. सो सिमिलरली अगेन आपका कंटेंट जो है वो यूनिक होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए, जो हम पहले ही पॉइंट पर डिस्कस कर चुके हैं. रिसर्च कंटेंट होना चाहिए. दैट मीन्स वो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसी वक्त होगा जब वो प्रॉपर रिसर्च होगा. कोई शख्स आपसे पूछता है कि जी विच इज द बेस्ट स्कूल टू गेट देयर चाइल्ड टू एडमिट इन कराची, तो आप नेट से उठा लें जी टॉप 10 स्कूल्स लेट से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ही स्कूल्स बेस्ट हो. ठीक है, लेकिन अगर आपकी रिसर्च अच्छी होगी, आपने खुद जो है ना एक अच्छा सर्वे किया होगा, आपने डिफरेंट ग्रुप्स पे पूछा होगा, आपने एक पूरा इसको कहते हैं कि एक जो है ना फोकस ग्रुप रिसर्च की होगी आपने, कि आपने अलग अलग ग्रुप्स बनाए मदर्स के और इवन फादर्स के या टीचर्स के, और कलेक्टिवली आपने डिसाइड किया कि अच्छा दीज आर द टॉप स्कूल्स इन कराची in terms of teaching, in terms of security of students, in terms of value addition to the society, whatsoever, जितने भी आपके पॉइंट्स हो. सो उसके लिए लेकिन आपको रिसर्च बहुत अच्छी करनी पड़ती है. और रिसर्च का ज़रूरी ये मतलब नहीं आप घर से निकल जाएं और एक एक दरवाजे पर नॉक करके पूछना शुरू कर दें. ऑनलाइन रिसर्च हो सकती है काफ़ी हद तक. ठीक है जी, स्लाइड चेंज की है मैंने, हो गई. जी सर, हो गई है. No, no, sir. ओके जी सर, हो गई है सर. ओके ठीक है जी. स्ट्रॉन्ग कंटेंट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपकी. यूज इन्फोग्राफिक्स, लिस्ट, कंपैरिजन टेबल्स, वीडियो, ट्वीट्स, हाउ टूज, टेबल ऑफ कंटेंट, इमेजेस. सो बेसिकली आपकी जो कंटेंट की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए, और उसमें
जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक टूल्स या जितना ज़्यादा मीन्स ऑफ विजुअलाइजेशंस आपने यूज़ किए होंगे, इन्फोग्राफिक्स एक बिल्कुल डिफरेंट मीन्स ऑफ विजुअलाइजेशन है, लिस्टिंग एक अलग चीज़ है, कंपैरिजन अलग चीज़ है, टेबल्स अलग चीज़ है, वीडियो ये सब दिखाता आपको कंटेंट ही है ये सब, लेकिन एक अलग फॉर्मेट में दिखाते हैं जो हर इंसान के लिए एक अलग वे में ईज ऑफ एक्सेस पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने स्कूल की लिस्ट की बात की, तो आप उसमें लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, साथ में आप कंपैरिजन टेबल भी बना सकते हैं। आप जो है ना, अगर उसी कंटेंट की आपने कोई वीडियो भी बनाई है, आप वीडियो पब्लिश कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जितना ज्यादा अब कोई शख्स वीडियो देखने में कंफर्टेबल है वो वीडियो देख लेगा, किसी तो अगर वीडियो देखेगा और वीडियो 2-3 मिनट की है, तो आपका 2-3 मिनट का वॉच टाइम या स्टे टाइम उस यूजर का आपकी वेबसाइट पे बढ़ गया। ठीक है, आप ट्वीट्स निकाल सकते हैं लोगों की कि जी किस किसने किस स्कूल की तारीफें की हैं, उन ट्वीट्स को पब्लिश कर दें तो लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं कि अच्छा ये ब्लॉगर ने नहीं लिखा, ये एक्चुअल में ह्यूमंस हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस ट्विटर पे शेयर किया और इसने उसके स्क्रीनशॉट्स लगाए रिसर्च करके। तो आपने उसका काम आसान कर दिया, एक ही ब्लॉग में एक ही पेज पे उसको ये सारी चीजें नजर आ गई। सो इससे क्या होता है, आपका कंटेंट भी स्ट्रांग होता है और यूजर के पास रुकने की वजह भी मिल जाती है। अच्छा जी, प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए आपका कंटेंट, ऑब्वियस है जी, चोरी करना बुरी बात है और चोरी तो करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, व्हाट यू हैव टू राइट ऑन व्हाट टॉपिक, एवरीथिंग एनीथिंग, जो भी आपको आपका टॉपिक लग रहा है कि जी दिस इज माय पैशन, मैं इस टॉपिक के बारे में लिखना चाहती हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, फूड हो सकता है, वो अगर आप लेट्स से मदर हैं तो आप मदरहुड के बारे में लिख सकती हैं। आपको बच्चों के खिलौनों में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप टॉयज से रिलेटेड कोई भी चीज लिख सकती हैं। इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन यू कि किस चीज के बारे में आप लिखना या बोलना ज्यादा पसंद करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एजुकेशन से ज्यादा, मतलब आई एम नॉट अ टीचर, आई एम मोर ऑफ अ यू कैन से कि कंसल्टेंट कह लें, या आई एम मोर ऑफ अ ब्रांड बिल्डर, कि मुझे जो है ना ब्रांड्स बनाना अच्छा लगता है या मुझे मोटिवेट करना अच्छा लगता है इन टर्म बाय शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव गेन्ड सो फार। तो मेरी अगर, मैं नहीं चाहूंगा आप लोग जाएं कभी भी मेरे फेसबुक पेज के ऊपर, क्योंकि आज से 3 साल पहले मुझे जोश चढ़ा था और मैंने व्लॉगिंग तो नहीं, काइंड ऑफ अ शॉर्ट वीडियो शुरू कर दी थी स्नैपचैट के ऊपर, और वो मैंने वीडियो सारी अपने पेज पे डाली हुई। उन वीडियोस में भी मोस्टली यही चीज़ है कि मैंने हर टॉपिक के बारे में बात की, लेकिन उसमें मोस्टली ज़्यादातर लाइफ को कैसे लेके चलना है, आप अच्छे करियर चॉइस कैसे ले सकते हैं अपनी, आपने डिसीजन मेकिंग किस तरह से बनानी है, उन सब टॉपिक्स के बारे में बात की हुई है। मैंने कभी कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं सिखाई, मैंने उधर सोशल मीडिया नहीं सिखाया, या कोई भी चीज़ ना, कोई भी टूल नहीं सिखाया उसके ऊपर, बिकॉज दैट इज व्हाट आई लाइक टू डू। क्योंकि मुझे पता है एवरीबडी इज इंडिविजुअल, अगर मैं एक स्पेसिफिक नीश पे आ जाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरा व्यूअरशिप एक हद तक लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक जनरल ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात करूंगा, तो उसमें मैंने उस टाइम पे ब्लू व्हेल गेम बड़ा मशहूर चल रहा था, मैंने उसके बारे में भी वीडियो बना दी, वो एक अलग ऑडियंस में वायरल हो गई। मैंने एक वीडियो में लूडो से कंपेयर किया था लाइफ को, वो एक अलग एस्पेक्ट पे देखी गई। फिर कुछ लोगों को मैंने जो है ना ऐसी करियर चॉइसेस या टिप्स दी थी, वो उनको पसंद आ गई। तो यू कैन बी जनरल एज वेल, कि अलग अलग जो है ना लोगों को आपकी बात समझ में आए, ताकि ये ना हो कि एक ही तरह का ट्रैफिक और लिमिटेड ट्रैफिक आ जाए आपका। तो अगर आप टॉयज में भी इंटरेस्टेड हैं तो टॉयज भी अलग टाइप के होते हैं, मतलब बॉयज के अलग हैं, गर्ल्स के अलग हैं, फिर हर एज ब्रैकेट के टॉयज अलग हैं। तो यू कैन एंगेज अ बिग ऑडियंस। सेम चीज है कि आप अपनी जो नीश स्पेसिफाई करें, इट शुड भी इतनी उसमें ब्रॉडर एलिमेंट होना चाहिए कि वो देखा जाए ज्यादा से ज्यादा लोगों में। ठीक है जी, स्पेलिंग की स्पेलिंग मिस्टेक है, गुड। इसको चलिए मैं चेंज करूं, स्पेलिंग्स। ठीक है जी, इंस्ट्रक्टर, अच्छा जी। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स एंड कंपोजिशन एरर फ्री। तो अगेन आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, पंक्चुएशन अच्छी होनी चाहिए, स्पेलिंग्स अच्छी होनी चाहिए, कंपोजिशन और एरर फ्री होना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द मेन
एस्पेक्ट कि एक वेबसाइट पे सबसे पहले क्या चीज़ देखी जाती है। एक आर्टिकल जब भी आप पब्लिश करते हैं तो उसका टाइटल जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइटल टैग इज क्लिकेबल सर्च रिजल्ट ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये एक ऐसा लिंक होता है, एक ऐसा टेक्स्ट होता है। स्लाइड चेंज हो रही। स्लाइड चेंज नहीं हो रही। जी ओके। टाइटल टैग इज क्लिकेबल सर्च रिजल्ट ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये वो सारे लिंक्स होते हैं जो आप सर्च करते हैं जब भी कभी। अगर फॉर एग्जांपल आपने लिखा व्हाट इज एसईओ, तो जितने भी ये सर्च रिजल्ट्स आएंगे उन पे जो टॉप पे ब्लू कलर में आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है दैट इज द टाइटल। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो आर्टिकल खुलेगा, ये जो वेबसाइट खुलेगी, उसका टाइटल यही होगा जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। इसकी कुछ जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अटेंशन गेन करना ही इसका मकसद होता है टाइटल टैग का। और यू हैव टू मेक श्योर कि उसमें आपका कीवर्ड भी आए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अटेंशन ओरिएंटेड बना दिया, आपने क्लिकबेट वाला बना दिया, लेकिन यूज़र ने, आप यहाँ टॉप पे देखें व्हाट इज़ एसईओ सर्च किया हुआ है, तो अगर आपके इस टाइटल में व्हाट इज़ एसईओ नहीं लिखा हुआ ना तो आपका ये रिजल्ट शो ही नहीं होगा। आप यहाँ पे देखें टॉप पे व्हाट इज़ एसईओ फर्स्ट वन, सेकंड वन इज ऑल्सो व्हाट इज़ एसईओ, थर्ड वन ने नहीं लिखा लेकिन उसने एसईओ एटलीस्ट पॉइंट किया हुआ है उसमें। ठीक है, देन फोर्थ इज व्हाट इज एसईओ, फिफ्थ इज व्हाट इज एसईओ, देन सिक्स्थ इज व्हाट इज एसईओ। सो मैक्सिमम ने व्हाट इज एसईओ को सर्च किया, मतलब अपने टाइटल में यूज किया हुआ है, दैट्स व्हाई वो सर्च में शो हो रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले एक लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको यूज करना होता है। इसमें लॉन्ग टेल क्या होता है कि जी जो जितना ज्यादा एक्सटेंडेड हो उतना बेहतर है आपके लिए, लेकिन इतना भी ना हो कि वो आगे ये इस तरह के डॉट डॉट डॉट्स आ जाए ताकि आपका वो पूरा टाइटल रीडेबल ही ना हो। सो एक अच्छा कीवर्ड, टाइटल कीवर्ड जो होता है या टाइटल टैग जो होता है वो 60 to 70 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, यू शुड कंसिडर एडिंग यूनिकनेस इन योर टाइटल। ठीक है, उसके लिए कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे एसईओ टिप्स शुड बी लाइक 24 बेस्ट एसईओ टिप्स 2021 फॉर वेबसाइट्स। तो इस तरह का आप कुछ लिख सकते हैं कि जी 24 बेस्ट एसईओ टिप्स फॉर 2021 फॉर वेबसाइट। बट अगेन इसमें भी हमने व्हाट इज एसईओ का वर्ड यूज नहीं किया, तो चांसेस हैं कि वो इस सर्च रिजल्ट में शायद इतनी जल्दी टॉप पे ना आए। ठीक है जी, हो गई स्लाइड चेंज? यस सर। यस सर। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं मेटा टैग्स को। मेटा टैग्स क्या है कि उसी टाइटल टैग के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड मेटा टैग्स। मेटा टैग्स या मेटा डिस्क्रिप्शन जो जिसको हम कहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि उसी आर्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए 2 3 4 लाइनों की एक डिस्क्रिप्शन होती है, जो जिसमें हम कोशिश करते हैं कि वही कीवर्ड जो उसने यूज़ किए अपनी सर्च में, या जो कीवर्ड वो यूज़ कर सकता है हमारा पोटेंशियल व्यूअर, तो वो हम यूज़ करें। जैसे आप देख सकते हैं इसमें एसईओ जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। ठीक है, देन उसके बाद एक दफ़ा, दो दफ़ा एसईओ आ गया, तीसरी दफ़ा उसने करके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पूरा लिख दिया। दूसरे वाले ने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिखा, फिर एसईओ भी कर दिया। देन उसके बाद एसईओ 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 3 दफ़ा, आपको 4 दफ़ा नजर आता है। इनफैक्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी 1 दफ़ा कर दिया। तो दैट्स वाई इनके मेटा डिस्क्रिप्शन की वजह से भी ये टॉप रिजल्ट्स में जो शो हो रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है। तो जी आपने कीवर्ड्स डालने अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में 155 वर्ड्स लॉन्ग, आप जो है ना अपना ये मेटा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कीवर्ड्स कोशिश करें कि इतने भी ज़्यादा ना हो, 2 3 4 इज मोर देन इनफ। ठीक है, और यहाँ पे आपने उस पूरे आर्टिकल की थोड़ी सी समरी भी बतानी है ताकि यूज़र को ये 2 लाइनें 3 लाइनें पढ़ के समझ आ जाए कि इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ क्या होगा। एंड देन इट शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड, कि ऐसा ना लगे कि सिर्फ कीवर्ड की आपने जो है ना लालच में आपने ये सारी चीज़ें लिखी हैं और बार बार वो समझ ही नहीं आ रहा कि नीचे क्या लिखा हुआ है। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ योर राइटिंग स्टाइल, सो दैट यूजर बाउंड हो जाए कि मैं खोल के देखूं इस लिंक को कि इसमें इन्होंने क्या चीज मेंशन की है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड, कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी क्या है जी? कीवर्ड डेंसिटी इज द परसेंटेज ऑफ टाइम्स अ कीवर्ड और फ्रेज अपीयर्स ऑन अ वेब पेज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑन द पेज।
ठीक है, जिसकी मिसाल ये है कि अगर आपने 100 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखा है और आपका कीवर्ड है मेहंदी डिज़ाइन, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1% से 3% तक यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपको उन 100 वर्ड में सिर्फ 1 दफ़ा या 3 दफ़ा बस आप इसको लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ना पुश्ड लगेगा, ना यूज़र को पढ़ने में मज़ा आएगा और ना गूगल को जो है ना, गूगल को लगेगा कि शायद आपने जानबूझ के क्लिक्स के लिए या व्यूज़ के लिए जो है ना रिपीटेटिव कंटेंट यूज़ कर रहे हैं या रिपीटेटिव कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि गूगल को पसंद नहीं है ऐसा करना। बट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आपने ये करना है, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस ये कंसिडर की जाती है कि आपने ओवरबर्डन नहीं करना है कीवर्ड से। आप ऑल्टरनेटिव कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपने मेहंदी डिज़ाइन कर लिया तो आप कहीं और पे हैना जो बोलते हैं मेहंदी को, वो आप यूज़ कर सकते हैं। या आप कहीं और पे जो है ना कोई और कीवर्ड जो आपको लगता है कि दिस शुड गो विद मेहंदी डिज़ाइन्स, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जी, जैसे ज़ाहिद कह रहे हैं कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी वो। ओके जी, देन मोबाइल फर्स्ट आपने कोशिश करनी है कि जितना आप आर्टिकल लिख रहे हैं, जो कुछ चीज़ लिख रहे हैं, दैट इज़ प्रायोरिटाइज टू मोबाइल यूजर्स। तो उसके लिए आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन भी रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और आपका जितना कंटेंट और डिज़ाइन है वो भी मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। सो आपकी वेबसाइट बनने के बाद आपने साथ साथ ही इनफैक्ट कोशिश करनी है कि उसको मोबाइल की रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक करते रहें कि अगर मोबाइल पे कोई यूज़र देखेगा तो उसको कैसा लगेगा। बहुत ज़्यादा डेस्कटॉप पे एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही होती है, लेकिन जब आप उसको मोबाइल पे देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आउट हो जाती हैं। आपको उन चीज़ों को सेट करना है, ठीक है, और फोकस मेन मोबाइल पे रखना है। टेक्निकली समझे, मोबाइल के लिए वेबसाइट बनाएं और फिर उसको देखें डेस्कटॉप पे कि कैसी लग रही है। साइट स्पीड, आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत मैटर करती है एक यूजर का इंटरेस्ट इंगेज रखने के लिए। अगर वो आपकी वेबसाइट पे क्लिक कर रहा है और 2 से 3 सेकंड में आपकी वेबसाइट नहीं खुली तो वो बाउंस बैक कर देता है। बाउंस बैक का मतलब ये होता है कि वो वेबसाइट से बाहर चला जाता है या बंद कर देता है आपकी वेबसाइट को। दूसरी चीज ये है कि इसमें आपको ये भी देखना होता है कि अगर वो एक पेज से आपकी वेबसाइट पे दूसरे पेज पे जा रहा है तो वो कितनी जल्दी लोड हो रहा है। जितनी जल्दी लोड होगा उतनी जल्दी वो आपकी वेबसाइट में और ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, वरना वो फ्रस्ट्रेट होके बैक ऑफ कर जाएगा। इसके लिए ही ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं आपको। आपकी वेबसाइट का स्पेस या वेट जो है वो कम होना चाहिए। आपके इमेजेस का साइज जो है वो भी स्मॉल होना चाहिए। आपने कोशिश करनी चाहिए कि रिपीटेटिव कंटेंट, रिपीटेटिव इमेज, इनफैक्ट आपको ये भी पता है कि आप जो एक लेटर भी टाइप करते हैं ना अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसका भी एक साइज होता है। और जितने ज्यादा लेटर्स आप लिख रहे होते हैं ना, उसका भी कहीं ना कहीं एक साइज क्रिएट हो रहा होता है। आप एक जो आर्टिकल लिखते हैं बेशक वो केबीज में होता है या इवन स्मॉलर देन दैट, बट वो होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा जो है ना एक्सेस नहीं करना है कंटेंट को भी। या चलें टाइपिंग को तो आप कर भी सकते हैं, इमेजेस खास तौर पे जो है ना वो ये बड़ी बैंडविड्थ लेते हैं। इसको आपने कोशिश करनी है कि इमेजेस एक तो स्लाइसेस करके अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो करें। दूसरा ये है कि इमेजेस को भी कंप्रेस करें फॉर वेब। ऐसा नहीं है कि 5-5 6-6 MB की आपने जेपैग्स अपलोड कर दी तो ऑब्वियसली वो 5-6 MB का मतलब ये है कि अगर किसी का 1 MB का इंटरनेट है तो उसको तो 5 सेकंड से फिर इमेज को लोड करने में लग जाएंगे। किसी का 2 MB का इंटरनेट है, उसको 3 सेकंड से इमेज लोड करने में लगेंगे, तो बाकी वेबसाइट या बाकी इमेजेस वगैरह लोड होते होते तो शाम हो जाएगी। ठीक है जी, फास्ट लोडिंग थीम। आपने सबसे पहले जो थीम आप यूज कर रहे हैं इट शुड बी अ फास्ट लोडिंग थीम। नॉर्मली जो प्रीमियम थीम्स होती हैं वो ज्यादा फास्ट लोडिंग होती हैं, जो फ्री थीम्स आप उठाते हैं वो कंपैरेटिवली स्लोअर होती हैं, लेकिन मिल जाती हैं आपको, फ्री थीम्स भी फास्ट मिल जाती हैं। गुड वेब होस्टिंग, आपका वेब होस्टिंग सर्वर बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए। सर्वर पे जितना भी लोड आ जाए इट शुड नॉट स्लो योर वेबसाइट। तो उसके लिए जो हम परचेज कर रहे होते हैं बड़ी सस्ती सस्ती सी होस्टिंग, साल के 500 रुपये, साल के 1500 रुपये, 2000 रुपये, ये अक्सर औकात मसला कर जाती हैं, फंसा देती हैं। लेकिन स्टार्टिंग आप इससे कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के आपको एक अच्छी वेब होस्टिंग लेनी होगी। कैशिंग के प्लगइन्स आपको चाहिए। कैशिंग क्या होता है कि जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है या यूजर की जो जर्नी रहती है, जितनी चीजें उसने लोड कर ली हैं अपने पास ऑलरेडी आपकी वेबसाइट खोल के,
वो उसकी जो टेम्परेरी मेमोरी होती है ना उसमें सेव हो रही होती है, ताकि अगर वो दोबारा से उस पेज पर आए तो अब दोबारा से आपका पेज लोड ना होना शुरू हो जाए। वो बस एक दफ़ा लोड हो चुका है, वो वहीं से कैशे जो होता है यूज़र का वहीं से अपना डेटा उठाता है और यूज़र को शो कर देता है। तो यूज़र को ये लगता है कि वेबसाइट बड़ी तेज़ है, बट एक्चुअली में वेबसाइट ने अपनी इंफॉर्मेशन यूज़र के ही सिस्टम पे सेव कर ली होती है थोड़ी सी। ठीक है जी, हेल्पफुल वर्डप्रेस प्लगइन्स फॉर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। कुछ ये प्लगइन्स हैं जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं, जिसमें वर्डप्रेस सुपर कैश है, ऑटो ऑप्टिमाइज और स्मश इट। ये 3 प्लगइन्स हैं जो अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना चुके हैं, बनाने का सोच रहे हैं, तो आप इन प्लगइन्स को भी यूज कर सकते हैं फॉर योर बेटर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ साइट स्पीड। जी नेक्स्ट स्लाइड, ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट। ऑन पेज एसईओ जब आप करने जाते हैं तो कुछ ये चेकलिस्ट है जो आपको फॉलो करें तो आपके लिए एक आइडियल कंटेंट विद एन आइडियल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड पेज आपका रेडी हो जाता है, जिसमें सबसे पहले जी ऐड इंटरनल एंड रेलिवेंट लिंक्स। आप कोशिश करें कि आप अपने ही इसी ब्लॉग में और लिंक्स भी शेयर करें कि जैसे यूजर पढ़ रहा हो तो उसको बीच में कहा जाए कि इफ यू वांट टू रीड मोर अबाउट दिस थिंग या इफ यू वांट टू रीड अबाउट अ टॉपिक दैट इज एसोसिएटेड विद योर टॉपिक, तो क्लिक ऑन दिस लिंक। वो लिंक भी आप ही की वेबसाइट का होना चाहिए, ताकि वो अभी नहीं, आर्टिकल पढ़ने के बाद हो सकता है उस लिंक पे चला जाए, या वो साथ ही में उसको दूसरे टैब पे खोल ले कि जब तक वो पेज लोड हो रहा है मैं इसको पढ़ूं और फिर बाद में उसको पढ़ लूंगा। हर सूरत में आपका फायदा है। ठीक है जी, साइट स्पीड आपने अपनी ऑप्टिमाइज रखनी है, जैसा अभी हमने देखा कि साइट स्पीड का कितना इम्पैक्ट होता है एक अच्छी वेबसाइट पे। हेडिंग आपने अच्छी डालनी है विद द कीवर्ड्स, सब हेडिंग आपने अच्छी डालनी है विद द कीवर्ड्स। बेटर कंटेंट प्रेजेंटेशन, कंटेंट लिखने का तरीका, अगेन आपको हम सैम्पल्स दिखा सकते हैं, आपको हम गाइड कर सकते हैं कि इस तरह का कंटेंट जो है वो ज़्यादा एंगेज करता है ऑडियंस को। जैसे कि हमने बताया कि जी लिस्ट हो तो अच्छी बात है, या एक टाइम पे बज़ फीड ने बड़ी जो है ना लिस्टिंग्स और इस तरह की चीज़ें स्टार्ट की थी और वो एक टाइम तक बड़ी चली भी थी, लेकिन अब जो है स्पेशली आपको याद होगा हर हर चीज़ की वो देते थे 10 थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट दिस थिंग, 15 थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस थिंग। अभी भी लोग करते हैं, बट एक टाइम पे इसका बड़ा ट्रेंड चला था, अब थोड़ा जो है ना ये कम हो गया इसका ट्रेंड। नाउ पीपल आर अगेन लुकिंग फॉर बेटर कंटेंट एंड बेटर एंगेजिंग कंटेंट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपने सीखनी है, वो जब आप ऑब्वियसली अपनी इंग्लिश सीख रहे होंगे, साथ में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाई जाएंगी। आपको और मजीद बेहतर अपनी स्किल्स करनी है, देन यू कैन गो फॉर डिफरेंट, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं या बहुत सारी इस तरह की बुक्स आपको मिल जाती हैं जो आपको बेटर कंटेंट क्रिएशन सिखाती हैं या बेटर जो है ना आपको राइटिंग स्टाइल सिखाती हैं। सो इफ यू वांट टू परस्यू योर करियर इन कंटेंट राइटिंग, then you should obviously invest more time and more of your basically in again obviously time and possibly थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी शायद आपको करनी पड़े अगर आप कोई बुक परचेज करते हैं या अगर आप कोई भी कोर्स में एनरोल होते हैं। सो अगेन अभी हम सिर्फ आपको बेसिक्स टॉप से चीज़ें सिखा रहे हैं, स्पेशलाइजेशन के लिए आपको स्पेशलाइज्ड कोर्स ही करना पड़ेगा, क्योंकि एज वी हैव टोल्ड अर्लियर 3 महीने में जितने टॉपिक्स हमने दिए हैं उनको कवर करना और उसमें आपको एक्सपर्ट बनाना इज नॉट पॉसिबल। हम आपको गाइड कर सकते हैं इन सब टॉपिक्स के बारे में, उसमें से जो आपकी फेवरेट टॉपिक्स इसमें से निकलते हैं, देन यू नीड टू वर्क ऑन इट एज वेल। ठीक है जी, यूज वीडियोस, टेबल्स, लिस्ट, इन्फोग्राफिक्स, केस स्टडीज, ये कास्ट स्टडीज लिखा हुआ है, इट इज केस स्टडीज एंड रिसर्च कंटेंट। ठीक है जी, हम डिस्कस कर चुके हैं किस तरह अपने अपने कंटेंट को बेहतर बनाना है। इमेज ऑल टेक्स्ट यूज करना है, जितने भी इमेजेस आप अपलोड करेंगे अपनी ब्लॉग पे उसके बैक एंड पे एक ऑप्शन मिलता है ऑल टेक्स्ट यूज करने का। आप उस ऑल टेक्स्ट में वो टेक्स्ट डालते हैं कि जब कोई सर्च करे उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को गूगल इमेजेस के ऊपर तो आपका इमेज शो होने के चांसेस बढ़ जाए। इमेज ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए जी, बिल्कुल आपका इमेज जो है ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, नो ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक्स, यूज कीवर्ड्स इन कन्वर्जेशनल स्टाइल इन कंटेंट। आपने कीवर्ड्स को उसी कन्वर्जेशन का पार्ट बना के यूज करना है, ऐसा ना लगे कि जी बस जबरदस्ती आपने कीवर्ड को इनपुट किया हुआ है इस आर्टिकल के अंदर। ऑप्टिमाइज टाइटल टैग टू अट्रैक्ट मोर क्लिक्स, बेटर क्लिक थ्रू रेट, बेटर CTR।
ठीक है जी, ऑप्टिमाइज टाइटल टैग करने हैं ताकि आपकी जो है ना, जो यूजर जो चीज देखना चाह रहे हैं, एक तो वो भी लिखा हो और साथ में उसमें वो कीवर्ड भी हो जो उसने सर्च किया। तो इससे क्या होगा, आपको बेटर सीटीआर मिलेगा, मतलब जितने लोगों ने आपकी वेबसाइट देखी होगी उसका एक बड़ा परसेंटेज जो है वो चांसेस हैं कि वो उस आर्टिकल पे क्लिक कर जाएगा, तो वो सीटीआर आपका बेहतर मिल जाता है। सोशल शेयरिंग बटन्स आपने कोशिश करने अपने ब्लॉग्स पे लगाएं ताकि अगर किसी को वो आर्टिकल पसंद आता है और वो शेयर करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट बस उस बटन पे क्लिक करके उसको शेयर कर सकें। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड। वर्डप्रेस प्लगइन्स, योस्ट और ऑल इन वन एसईओ, ऑल इन वन स्कीमा, सोशल कंटेंट लॉकर, वर्डप्रेस मश, ऑटो ऑप्टिमाइज, मैश शेयर, शेयर बटन्स, अब ड्राफ्ट प्लस, ये सारे प्लगइन्स हैं। जब आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएंगे या बनी हुई है तो उसमें जब आप ये प्लगइन्स यूज करेंगे तो ये आपकी एसईओ में हेल्प करते हैं, जो आई थिंक अभी इतना रेलेवेंट हमारे लिए नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड, रिसोर्सेज एंड फर्दर स्टडीज, ये कुछ लिंक्स हैं जो मजीद आपको जो है ना स्टडी में काम आएंगे अबाउट ऑन पेज एसईओ। तो ये लिंक्स जो है मैं सारे एक पोस्ट में शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, दैट यू कैन स्टडी। ठीक है जी। सर यहाँ पे एक बात पूछनी थी जी वर्डप्रेस के रिलेटेड, कि वर्डप्रेस पे मैंने खुद देखा है कि एसईओ को ऑलरेडी ऑप्शंस होता है, तो क्योंकि मेरी वेबसाइट मैंने देखा है कि रेटिंग इसकी इंप्रूव हुई है, तो क्या जी इसकी रीजन ये थी कि मैंने जो वर्डप्रेस के अंदर एसईओ को थोड़ा इंप्रूव किया हुआ था कीवर्ड्स में, तो इसलिए ये भी रीजन होती है कि गूगल में रेटिंग बेहतर हुई हो? हाँ ऑब्वियसली, मतलब एसईओ अगेन आपने क्या यूज किया, एसईओ वाला जो सेगमेंट होता है वर्डप्रेस में, ठीक है। जी सर, यानी कि जैसे मेरे कुछ प्रोडक्ट्स थे ना, तो उसके ऊपर मैंने एसईओ लिखा हुआ था, उसमें ऑप्शन था एसईओ का इंक्रीज करने का, हाँ तो वहाँ मैंने एसईओ को थोड़ा क्लिक एग्जैक्टली ऑप्शन किया था एसईओ एग्जैक्टली पे। देखें, वर्डप्रेस भी और इवन शॉपिफाई भी अपने जो है ना एसईओ के ऑप्शंस देती है। जैसे हमने अच्छा शॉपिफाई में भी देखा था कि वो कहती है कि जी टाइटल आप यहाँ पे डालें, मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ डालें, इमेज अपलोड कर रहे हैं तो वो हाँ आगे एक बॉक्स दे देता है कि जी इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट यहाँ पे डालें। तो फिर उसके बाद जी जब हमने प्रोडक्ट अपलोड देखी थी शॉपिफाई पे तो वो कह रहा था इसके 2-3 टैग्स भी आप डालें यहाँ पे। तो ये सब चीजें एसईओ अच्छा के ही काम आती है ना, ये सब ऑन पेज एसईओ में ही आती है। तो हर जो प्लेटफॉर्म है वो सब आपके लिए आसानियां पैदा करता है कि आप अपने एसईओ को अच्छा जब आप प्रोडक्ट ही अपलोड करें ना तभी से ही बेहतर कर दें, बजाय इसके कि आप वेबसाइट पहले बना लें फिर बाद में आए फिर एसईओ को अच्छा बेहतर करें। तो इट्स बेटर कि डे वन से अच्छा ही आपकी वेबसाइट ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो। तो सेम चीज अच्छा वर्डप्रेस में भी इस तरह के टूल्स होते हैं आपके अच्छा पास। सर, दूसरी एक और बात पूछनी थी, क्या मेरी एक वेबसाइट में ये भी हुआ था कुछ टाइम पहले, वो हैक हो गई थी, तो जी हैकर्स ने जो अपने मतलब लोग पेजेस में इन पेज पे जो पिक्चर्स यूज की थी, वो मैं काफी टाइम तक देखता रहा था कि गूगल पे सर्च करो ना तो वो नजर आती पहले है जी। वही शो होता था। जी हाँ, फिर वो कुछ टाइम के बाद खत्म हो गई थी, उसकी क्या रीजन होती है? उसका रीजन ये होता है कि जब वो आपने इमेजेस यूज की हैं या जब वो इमेजेस जी पब्लिश हुई हैं तो उस वक्त उनको बड़ी अच्छी एसईओ रैंकिंग वगैरह मिल गई। तो एक दफा आप अच्छा रैंकिंग में किसी पोजीशन पे आ जाते हैं ना तो वहां से आप जी फौरन जी गायब नहीं होते। एक तो फौरन आ भी नहीं अच्छा सकते और फौरन गायब भी नहीं हो सकते। तो ठीक है उसमें क्या होता है कि आज अगर यूजर्स क्लिक कर रहे हैं आपके इस पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर या पर्टिकुलर इमेज के ऊपर तो वो जी 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद गूगल पे टॉप पे आपको नजर आ जाती है। लेकिन उसके बाद जब वो यूजर अगेन उस पर क्लिक करना छोड़ देते हैं ना तो वो जी आहिस्ता जी आहिस्ता डाउन होती है। पहले वो पहले फर्स्ट रैंक से सेकंड पे चली जाएगी फिर थर्ड पे चली जाएगी। तो बहुत अच्छा टाइम लगता है उसको पहले पेज से भी दूसरे पेज पे जाने के लिए। फिर वो पहले से दूसरे पे जाती है, दूसरे से तीसरे पे, ऐसे करते करते वो पीछे जाती रहती है। और एक टाइम सही आता है है कि फिर वो आपको नहीं नजर आती है। होती है कहीं ना कहीं वो अच्छा बैक एंड पे ही कहीं ना कहीं, मतलब किसी 1000वें पेज पे मिल जाएगी। लेकिन ये है सही कि टॉप पे आपको फिर अब वो नजर नहीं आती। ठीक है सर, ठीक है, थैंक वेलकम। जी किस किस के सवालात थे? टेक्निकल एसईओ के बारे में हम आगे वाली क्लास में बताएंगे। अच्छा जी, क्लास के शुरू में किसने सवाल पूछा था जिसको मैंने कहा था कि एंड में पूछेंगे?
ठीक, और चीज मुझे आपने कैंपेन का पूछा था फेसबुक पे, उसका भी आंसर बता दिया प्लीज। कौन सा? मुझे आपने पैकमैन की पोस्ट किया था ना ग्रुप पे यार वो ऐड। जो था ना वो बेसिकली वो वाला ऐड था जो हमने कहा था कि जो एक तो है मोबाइल एप्लीकेशन का, ठीक है, ऐप इंस्टॉल्स का वो ऐड है, लेकिन उसमें जो है ना आप गेम को टेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब गेम खेलने का भी उसमें देखें आप, अगर आप नीचे देखें ना तो वो उसने ऑप्शन दिया हुआ है प्ले गेम। बिल्कुल। तो ये वो वाला ऐड था जो हमने डिस्कस किया था कि इट्स ऐप इंस्टॉल, बट उसमें डेमो भी आप यूज कर सकते हैं ऐड को खेलने का। और माशाल्लाह से किसने इंस्टॉल है, अरसलान ने सही जवाब दिया था, शफक नाज ने भी सही जवाब दिया था, लीड जनरेशन तो नहीं है ये, नो। ठीक है, बाकी सबके जवाब गलत हैं। साइन अप इन गूगल एड्स, वहां से साइन अप नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? ये बेसिकली गूगल जो है ना ये एवरी नाउ एंड देन ऑफर देता है कि आप गूगल एड्स पे सब्सक्राइब करें और वो आपको फ्री के $45 दे देता है, जो आप सिर्फ गूगल एड्स चलाने में यूज कर सकते हैं, बट $45 हैं तो आपके पास, आप उससे गूगल एड्स की अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन सर उसमें वेबसाइट मांग रहे हैं, आपका अपना वेबसाइट भी तो होना चाहिए। वेबसाइट कोई भी डाल दें यार, अभी वो कौन सा ऐड चलाने को बोल रहे हैं, कोई भी वेबसाइट डाल दें। कोई सी भी डाल दें सर, दराज में तो। जी जी, फेसबुक पेज का लिंक भी डाल सकते हैं उस पे। फेसबुक पेज का लिंक के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। वो जी मैंने सर किया था, वो मैंने पूरी कैंपेन भी डिजाइन कर दी उसमें, वो आखिर में मतलब हाँ यहाँ तक आ गया था, मैं पूरे कार्ड की डिटेल भी दे दी, फिर मुझे अरे ये $45 जब दे रहा है तो कार्ड की डिटेल क्यों, तो मैं हम्म, वहां रुक गया था। अच्छा वो कार्ड की डिटेल में खैर मैं इसलिए मांग रहा होगा ताकि आगे चल के जो है ना आप जब ऐड चलाएं तो उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बेसिकली हाँ वो यही करता है कि $45 दे के आपकी सिर्फ क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांग देता है, वो उससे पैसे से यूज नहीं करता, लेकिन सिर्फ ये होता है कि उसके पास ना आपका पेमेंट मेथड सेव हो जाता है। सर एक बात बोलूं? जी सर ये जो आप $45 की बात कर रहे हैं ना, वो ये कहता है कि पहले आप स्पेंड करें उसके बाद फिर वो आपको देता है। नहीं नहीं, मुझे तो फ्री में मिल गए थे। अच्छा, वैसे अमूमन जो है ना वो उसका यही ऑप्शन है। मैंने जब लास्ट टाइम अप्लाई किया था, इनफैक्ट लिंक्डइन ने भी एक दफ़ा दिए थे कोई $100 आई थिंक, तो वो बस यही था, ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट मेथड मांगता है, लेकिन ये नहीं था कि आप पहले स्पेंड करें तो आपको मिलेगा। अच्छा, लेकिन जो उस पे साइन अप का बटन है उस पे क्लिक कर रहे हैं ना तो सर वो खुद ही से खुलता है फिर बंद हो जाता है, आगे वो कुछ भी प्रोसीड नहीं कर रहा है। और जब मैंने अलग से गूगल सर्च पे जाके उसको साइन अप किया था तो फिर वो कंपेन रन शुरू कर देता है पूरी। अच्छा, ईमेल पे कूपन नंबर आ गया उसका, हाँ, वो कूपन नंबर जो ना इफ्तिखार, ईमेल पे आ गया। हाँ इफ्तिखार ने लिखा है डन, इन्फ्यूजन कार्टेल ने लिखा है डन। इन्फ्यूजन कार्टेल, यार ये कैसा नाम है? ठीक है जी, तो आप इनसे भी वैसे गाइडेंस ले सकते हैं कि जी इन्होंने कैसे किया है। बाकी मुझे जहाँ तक याद है कि आप अपना ईमेल डालते हैं इसमें और गेट द कूपन करते हैं तो वो आपके ईमेल में आपको भेज देता है कूपन। ट्राई करते हैं, गेट द कूपन, स्टार्ट एडवर्टाइजिंग नाउ, यू कैन अप्लाई योर कूपन आफ्टर यू स्टार्ट। अच्छा जी, स्विच गूगल अकाउंट, use another account। अच्छा जी, मैंने न्यू गूगल एड्स अकाउंट बनाया। कैंपेन की वो ऑब्जेक्टिव्स मांग रहे हैं जी, गेट मोर कॉल्स ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा जी चलें गेट मोर कॉल्स की कर लेते
Yes, customer is application or is it them? Give you a business name दे देते हैं. Next, your website. अच्छा जी, probably वेबसाइट डाउन है इस वजह से. कौन सी वेबसाइट दें इसके बदले? NFTP की क्या वेबसाइट थी? nftp.pitb. .pitb.gov.pk. नेक्स्ट, स्कैन कर रहे हैं जी, बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं. गेटिंग सजेशंस फॉर योर कैंपेन. हाँ यार, बस उन लिंक्स को खोलना नहीं इधर. आप पास्ट है मेरा जो मैं दफना चुका हूँ. $45 एड प्रिपेयर करने के लिए जी. पीपल कम हियर आफ्टर दे क्लिक योर एड. अच्छा जी, पीपल इधर आएंगे आपकी एड देखने के बाद. Based on what we know about your business, we recommend completing these tasks before setting up ads. अच्छा जी. Now it's time to write your ad. ये तो बड़ी मेहनत करवा रहे हैं यार ये लोग तो. हाँ, participants जी, add keywords. कर दिए जी, keywords भी add. Enter your own budget. Daily average 0, monthly max average 0. इसी वाला ठीक है. सारे कर दिए हैं. आराम से. ये मेरे कंपेटिटर का बजट है. ओके जी, 2500 रुपये का हमने बजट सेट कर दिया. रिव्यू करें कैंपेन को. नेक्स्ट कर दिया. प्रमोशनल कोड. अच्छा जी, तो प्रमोशनल कोड तो हमें आई डोंट थिंक कुछ मिला होगा. प्रमोशनल कोड ईमेल पे आया है, वो जो $45 हाँ, का, वो मैं आप देखता हूँ, वही देखता हूँ. कॉपी पेस्ट. हाँ, आया हुआ है ना यार. अब ये देखें, ये ईमेल मुझे आई हुई है. ये $45 गूगल एड्स क्रेडिट इज हियर. रिडीम, ये कोड आया हुआ है जी. मैंने कोड, ओए कोई चुराना नहीं. ठीक है जी, ये मेरा कोड आ गया. मैंने इसको यहाँ डाल के अप्लाई किया. ऑफर सक्सेसफुली अप्लाइड. वी विल मैच योर स्पेंड फॉर द फर्स्ट 31 days अप टू 40. अच्छा, तो अब ये लोग ये कर रहे हैं कि हम आपका जो एड स्पेंड है वो मैच करेंगे. जैसे मैंने यहाँ लिखा ना कि मैं 2,000 रुपये रोज स्पेंड करूंगा, तो 2,500 रुपये का मतलब ये है कि 2,500 रुपये गूगल भी स्पेंड करेगा उस वक्त तक जब तक $45 पूरे नहीं हो जाते. ठीक है जी, ब्ला ब्ला ब्ला. डिटेल पेमेंट मेथड्स वगैरह जब मैं करके सबमिट करूंगा, तो नाउ गूगल इज बेसिकली $45 हमें शेयरिंग पे मिल रहे हैं, बट मिल रहे हैं. बुरी बात नहीं है ये. ठीक है जी, ऑफिस ये सारी चीजें मांगेगा दैट आई कैन ऐड राइट नाउ. ठीक है जी, तो ये सिनेरियो है कि आपको $45 मिल रहे हैं, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो गूगल आपके साथ मिल के स्पेंड करना चाहता है. वो फ्री में उस तरह से नहीं दे रहा कि आप बस लेके रख लें और जब दिल चाहे यूज करें. वरना इससे पहले ये करता था ऐसे कि बस ये $45 आपको मिल गए.
अच्छा जी, सेटिंग अप बिलिंग कर दी मैंने अपनी कार्ड की इंफॉर्मेशन वगैरह लगा के। तो जी मेरी कैंपेन हो गई, ठीक है। एज यू कैन सी it says congrats, you're all done, and now I can simply explore my campaign. तो देखें जी, मैंने आपके सामने $45 अक्वायर कर लिए हैं। आप चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं, और जब आपका दिल करे। कैंपेन बना के अभी ज़रूरी नहीं है कि अभी ही चलाएं। कैंपेन मेरी पेंडिंग है, मैं इसको पॉज कर देता हूँ यहीं से, तो वो स्पेंड ही नहीं करेगी। ठीक है जी, तो जब स्पेंड नहीं करेगी तो इसका मतलब ना मेरे पैसे ज़ाया होंगे और ना अभी मैं गूगल से वो क्लेम लूंगा $45 का। ठीक है जी, बड़ी ये तो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं मुझसे। ठीक है जी, अच्छा जी। रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो गया जी, ठीक है जी, सब चीज़ें हो गई हैं। ओके, ये तो खैर वैसे ही फॉर्मेलिटी था। ऐड मेरा पॉज हो चुका है, ठीक है, तो पैसे वैसे मेरे खर्च नहीं होंगे। पेमेंट मेथड प्रोबेबली ऐड हो गया होगा, वो मैं चाहूँ तो आई थिंक रिप्लेस कर सकता हूँ या रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है जी, और लंबा प्रोसेस, इससे अगर आप लोग डर रहे हैं तो अभी तो बहुत इम्तिहान बहुत बाकी हैं अभी तो इस तरह के। नहीं नहीं नहीं, अगर आपके मंथली स्पेंड 45 है तो उसमें से 22.5 आपके लगेंगे और 22.5 गूगल देगा आपको। अच्छा जी, और मैंने पेमेंट मेथड अपना रिमूव भी कर लिया, तो बड़ा इजीली वो रिमूव भी हो गया मेरे पास से। तो ऑल गुड, हो सकता है आप लोग भी कर सकते हैं जी, हाफ ऑफ अप टू 45। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो कंक्लूड करते हैं आज की क्लास को। हम इस क्रेडिट से कम्प्लीटली एड नहीं बना सकते, नहीं, हमें पार्शियली जो है ना इसको लेके चलना पड़ेगा। शेर को शिकार करने के लिए बकरी की कुर्बानी दे रहे हैं, कह सकते हैं कि हाँ वो $45 से स्पेंड कर रहे हैं ताकि आप जरा गूगल एड की दुनिया में आए। जब आपको मजे लगेंगे तो फिर आप और स्पेंड करेंगे, दैट मीन्स कि फिर बाकी के पैसे गूगल ही कमाएगा। ठीक है गाइस, इस पॉइंट पे कंक्लूड करते हैं आज की क्लास। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है ऑफ पेज एसईओ के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज सर। सर। अल्लाह हाफिज़।